Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में सभी दोस्तों का स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हजारों साल पुराना है। सोचिए, जब दुनिया का नक्शा बिल्कुल अलग था, बर्फ की चादरें फैली हुई थी, तब अमेरिका महाद्वीप पर पहले इंसान कैसे पहुंचे। ये कहानी सिर्फ माइग्रेशन की नहीं है, बल्कि इंसान के हौसले की, अडैप्टेशन की और एक ऐसी फसल की है जिसने पूरी सभ्यता की नींव ही बदल दी। बिल्कुल, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी दोनों के लिहाज से यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। हाँ, तो आज हम इस कहानी को समझेंगे मैकडूगल लिटिल की वर्ल्ड हिस्ट्री किताब पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शन के चैप्टर 9 सेक्शन 1 से, जिसका नाम है द अर्लीस्ट अमेरिकन्स। और हमारा मकसद दोस्तों बिल्कुल साफ है। इस सेक्शन में दी गई हर एक जानकारी, हर नाम, हर तारीख, हर थियरी, सब कुछ आपके सामने रखना है, कोई डिटेल छूटने ना पाए। एकदम सॉलिड तैयारी के लिए। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं उस बर्फीले दौर में। कहानी शुरू होती है पिछले आइस एज यानी बर्फ युग के आखिरी दौर से। ये कितना पुराना समय था? ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं था। स्रोत के मुताबिक ये बर्फ युग लगभग 1.9 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और करीब 10,000 BC तक चला। 19 लाख साल, बाप रे। हाँ, लगभग 20 लाख साल। इसी विशाल बर्फीले कालखंड ने अमेरिका पहुंचने का रास्ता तैयार किया। अच्छा, 1.9 मिलियन साल, जाहिर है इतनी ठंड और बर्फ के माहौल ने ही किसी तरह का रास्ता बनाया होगा। तो ये रास्ता, जिसे हम लैंड ब्रिज कहते हैं, ये मतलब बना कैसे? इसका जो मैकेनिज्म है वो समझना बड़ा दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि इतनी ज्यादा ठंड की वजह से विशाल ग्लेशियर्स, मतलब बर्फ की चलती फिरती नदियां या कहें चादरें, वो आर्कटिक सर्कल से दक्षिण की ओर फैली। अच्छा। और इन्होंने नॉर्थ अमेरिका के एक बहुत बड़े हिस्से को ढक लिया था। कल्पना कीजिए कितनी बर्फ! और इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का बहुत सारा पानी इन ग्लेशियर्स में जम गया होगा। बिल्कुल सही। पृथ्वी का भारी मात्रा में पानी इन ग्लेशियर्स में कैद हो गया। नतीजा, दुनिया भर में समुद्र का स्तर, सी लेवल्स, काफी नीचे चला गया। ओके। स्रोत इस पॉइंट पर बहुत जोर देता है। ग्लेशियरों के बनने से समुद्र का स्तर गिरा। ये की कनेक्शन है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, समुद्र का स्तर गिरने से वो जमीन सामने आ गई जो पहले पानी के नीचे थी। प्रिसाइसली। खासकर एशिया और अलास्का के बीच का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो उजागर हो गया। हाँ। इससे एक जमीनी गलियारा, एक लैंड कॉरिडोर बन गया। और ये कोई पतला सा रास्ता नहीं था। तो कैसा था ये गलियारा? स्रोत में इसका कोई नाम है? हाँ, स्रोत इसे बेरिंजिया कहता है, BERINGIA, बेरिंजिया। और ये शायद सैकड़ों मील चौड़ा एक विशाल मैदान जैसा था, मतलब एक वास्ट प्लेन, एक तरह का स्टेपी एनवायरनमेंट। स्टेपी, जहां पेड़ पौधे जानवर वगैरह रह सकते थे। हाँ बिल्कुल, वहां पेड़ पौधे और जानवर भी थे। जानवर। तो क्या यही वो कड़ी है कि इंसान यहाँ कैसे पहुंचे? क्या ये कोई प्लान्ड यात्रा थी? उन्होंने सोचा कि चलो अमेरिका चलते हैं। यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत साफ कहता है कि ऐसा नहीं था। ये कोई सोची समझी यात्रा नहीं थी। ये धीरे धीरे हुआ, मतलब लगभग अनजाने में। अनजाने में कैसे? साइबेरिया से जंगली जानवरों के झुंड, खासकर वो विशालकाय मैमथ, वो चारे की तलाश में बेरिंगिया के मैदानों में आए। अच्छा, यानी पहले जानवर आए भोजन की तलाश में, और फिर इंसान उनके पीछे पीछे। हाँ बिल्कुल। साइबेरियाई शिकारी, साइबेरियन हंटर्स, इन जानवरों का पीछा करते करते बेरिंगिया पार करके नॉर्थ अमेरिका में दाखिल हुए। और सबसे चौंकाने वाली बात, स्रोत के अनुसार उन्हें शायद पता भी नहीं था कि वो एक नए महाद्वीप, एक न्यू कॉन्टिनेंट में कदम रख रहे हैं। सोचिए जरा, मतलब उनके लिए ये बस शिकार का पीछा करना था, और जमीन थी जहां उनका शिकार जा रहा था, वो बस अपने भोजन यानी मैमथ का पीछा कर रहे थे। ये अनजाने में हुई खोज कितनी बड़ी घटना बन गई। एग्जैक्टली। ये अनजाने में हुआ माइग्रेशन ही अमेरिका के इतिहास की शुरुआत थी।
और जाहिर है उनका जीवन पूरी तरह शिकार पर ही निर्भर था, खासकर मैमथ पर। मैमथ का शिकार, ये तो आज भी सोचना मुश्किल है। स्रोत इसे चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग दोनों बताता है। इसमें कितना कोऑपरेशन और प्लानिंग लगती होगी। जबरदस्त। एक मैमथ के शिकार से सोचिए पूरे समूह को लंबे समय तक भोजन मिलता था। साथ ही रहने और कपड़ों के लिए खाल, हाइड्स, औजारों और शायद ईंधन के लिए हड्डियां और दांत, बोन्स एंड टस्क्स। ये तो एक चलता फिरता सुपरमार्केट था उनके लिए। क्या हमारे पास इस दौर के कोई ठोस पुरातात्विक सबूत हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जैसे उनके औजार? हाँ हैं। और यहाँ हमें बिल्कुल सटीक होना होगा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये डिटेल्स बहुत अहम है। स्रोत क्लोविस आर्टिफैक्ट्स का जिक्र करता है, CLOVIS क्लोविस। ये खास तरह के भाले की नोकें हैं, डिस्टिंक्टिव स्पीयर हेड्स, जो पहली बार क्लोविस न्यू मैक्सिको के पास मिली। क्लोविस पॉइंट्स, इनकी तारीख क्या बताई गई है? ये कब के हैं? स्रोत बताता है कि कई क्लोविस पॉइंट लगभग 9500 BC के हैं और लंबे समय तक इन्हें ही अमेरिका के पहले निवासियों की सबसे पुरानी और पक्की निशानी माना जाता था। एक थ्योरी थी क्लोविस फर्स्ट। लेकिन क्या विज्ञान और खोज यहीं रुक गई? क्या इससे भी पुराने सबूत मिले हैं जो इस क्लोविस फर्स्ट विचार को चुनौती देते हैं? बिल्कुल मिले हैं, और स्रोत इसे नजरअंदाज नहीं करता। वो पेंसिल्वेनिया में मेडोक्रॉफ्ट रॉक शेल्टर साइट का जिक्र करता है, MEADOWCROFT। मेडोक्रॉफ्ट रॉक शेल्टर, वहां क्या मिला? वहां प्री क्लोविस ब्लेड्स मिले हैं। प्री क्लोविस यानी क्लोविस से भी पहले के। हाँ, जो क्लोविस से हजारों साल पुराने हो सकते हैं। ये खोज बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका मतलब कहानी उतनी सीधी नहीं है कि सब लोग 9500 BC के आसपास ही क्लोविस पॉइंट लेकर आए थे। लगता तो यही है। मिडक्रॉफ्ट के सबूत कई संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। शायद लोग क्लोविस काल से बहुत पहले आ चुके थे, या शायद वे अलग रास्तों से आए थे, या हो सकता है कि क्लोविस तकनीक के डेवलप होने से पहले भी लोग यहाँ रह रहे थे और अलग तरह के औजार इस्तेमाल कर रहे थे। ये इतिहास की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। हमेशा नई खोजें पुरानी धारणाओं को बदल सकती हैं। सही बात है। फिर जब भी वो आए, मैमथ के शिकार पर आधारित ये जीवन, ये हमेशा तो नहीं चल सकता था। जरूर कोई बड़ा बदलाव हुआ होगा। हाँ, एक बहुत बड़ा और अचानक बदलाव आया। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। वो बर्फ युग खत्म हो गया। बर्फ युग खत्म, ये कब हुआ और इसका असर क्या हुआ? स्रोत इसका समय बताता है, लगभग 12,000 से 10,000 साल पहले। जलवायु काफी गर्म हो गई, ग्लेशियर पिघलने लगे, और उससे समुद्र का स्तर वो वापस बढ़ गया। और बेरिंगिया लैंड ब्रिज का क्या हुआ? वो पानी के नीचे गायब हो गया, हमेशा के लिए। एशिया से अमेरिका आने का वो जमीनी रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद। और मैमथ, जो उनके जीवन का केंद्र थे, उनका क्या हुआ? ये दूसरा बड़ा झटका था। गर्म होती जलवायु और शायद इंसानी शिकार का दबाव, हंटिंग प्रेशर जिसे कहते हैं, उसके कारण मैमथ विलुप्त हो गए। एक्सटिंक्शन, वो विशालकाय जानवर खत्म हो गए। बाप रे, रास्ता भी गया और मुख्य भोजन स्रोत भी गया। ये तो उनके लिए मतलब एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस रहा होगा। उनकी पूरी जीवन शैली, उनकी शिकार की तकनीकें सब बेकार हो गई। बिल्कुल, उन्हें तेजी से अनुकूलन करना पड़ा, अडॉप्ट करना पड़ा, वरना उनका बचना ही मुश्किल था। ये मानव अनुकूलन का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इंसान मुश्किल हालात में ढलता है। तो उन्होंने क्या किया? इस संकट से कैसे उभरे? उन्होंने अपना ध्यान छोटे शिकार पर लगाया। स्रोत खास तौर पे खरगोश, रैबिट्स और हिरन, डियर का जिक्र करता है। अच्छा। साथ ही उन्होंने मछली पकड़ना, फिशिंग और पानी के दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल करना भी शुरू किया। लेकिन छोटे जानवरों और मछली के लिए तो अलग तरह के औजार चाहिए होंगे। वो मैमथ वाले बड़े भाले तो काम नहीं आएंगे। सही कहा। यहीं पर एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आया, तकनीकी बदलाव। उन्हें नए, छोटे और ज्यादा परिष्कृत औजारों की जरूरत पड़ी। स्मॉलर, मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। जैसे छोटे नुकीले पॉइंट्स, जाल, नेट्स, मछली पकड़ने के कांटे, फिश हुक्स, जानवरों को पकड़ने के फंदे, ट्रैप्स, इस तरह की चीजें। ये मैमथ शिकारी की ब्रूट फोर्स की जगह फिनेस और एफिशिएंसी की ओर एक बदलाव था। ये दिखाता है कि इंसान कितने रिसोर्सफुल हो सकते हैं। उन्होंने ना सिर्फ जिंदा रहने का तरीका ढूंढा, बल्कि अपनी तकनीकें भी बेहतर की। और शायद इसी अनुकूलन ने अगले बड़े बदलाव की जमीन तैयार की होगी। बिल्कुल। शिकार और संग्रहण, हंटिंग एंड गैदरिंग पर निर्भरता कम होने लगी और जीवन जीने का एक बिल्कुल नया तरीका उभरने लगा। एग्रीकल्चर,
कृषि, ये तो मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अमेरिका में ये क्रांति कहाँ और कब शुरू हुई? ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। हाँ, स्रोत इसका केंद्र बताता है आज का मध्य मेक्सिको, सेंट्रल मेक्सिको, और समय लगभग 7000 बीसी। ध्यान दें, ये काफी पहले है, लगभग उसी समय जब मिडिल ईस्ट में कृषि विकसित हो रही थी। 7000 बीसी, मध्य मेक्सिको। क्या ये अचानक हुआ? किसी ने एक दिन सोचा कि चलो खेती करते हैं? नहीं, ये धीरे धीरे हुआ। एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी। लोग पहले से ही जंगली खाद्य पौधों, वाइल्ड एडिबल प्लांट्स पर निर्भर थे। उन्होंने धीरे धीरे ये पहचाना कि कौन से पौधे ज्यादा फायदेमंद हैं। उनके बीज इकट्ठा किए, उन्हें बोना शुरू किया। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने बेहतर गुणों वाले पौधों को चुना, जिसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ये हजारों साल तक चलने वाली डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया थी। डोमेस्टिकेशन और जानबूझकर ऑर्गेनाइज तरीके से खेती कब शुरू हुई? स्रोत के अनुसार 5000 बीसी तक कई समूह जानबूझकर अपनी पसंदीदा फसलें उगाने लगे थे। अब वो सिर्फ प्रकृति से इकट्ठा नहीं कर रहे थे, वे सक्रिय रूप से खेती कर रहे थे, कल्टीवेटिंग कर रहे थे। 5000 बीसी तक ऑर्गेनाइज्ड खेती। वो कौन सी शुरुआती फसलें थी? इनकी लिस्ट जरूर पता होनी चाहिए। हाँ, जरूर। स्रोत एक खास सूची देता है। स्क्वॉशेस यानी कद्दू वर्गीय सब्जियां, लौकी, गॉर्ड्स, फलियां, बीन्स, एवोकाडोज और मिर्च, चिलीज। स्क्वैश, लौकी, फलियां, एवोकाडो, मिर्च। ये तो शुरुआत से ही काफी डाइवर्स फूड बास्केट लग रही है। हाँ थी, लेकिन एक फसल थोड़ी बाद में आई जिसने अमेरिका के इतिहास की दिशा ही बदल दी। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। मेज यानी मक्का, कॉर्न, MAIZE। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि लगभग 3400 बीसी तक किसान मक्का उगा रहे थे और ये जल्द ही सबसे महत्वपूर्ण फसल बन गई, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप। सबसे महत्वपूर्ण क्यों? मक्का में ऐसा क्या खास था? इसकी प्रोडक्टिविटी मतलब अविश्वसनीय रूप से प्रोडक्टिव थी और इसे स्टोर करना भी आसान था। प्रोडक्टिव मतलब कम मेहनत में ज्यादा उपज? हाँ, मक्का से कम जमीन और कम मेहनत में ज्यादा कैलोरी मिलती थी और ये अनाज दूसरी फसलों की तुलना में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। इसने खाद्य अधिशेष, फूड सरप्लस को संभव बनाया, यानी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करना। सरप्लस, इसका कोई उदाहरण है स्रोत में कि कितना एफिशिएंट था? हाँ, एक बहुत प्रभावशाली आंकड़ा दिया गया है। मेक्सिको की उष्णकटिबंधीय जलवायु में, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, 3 लोगों का एक परिवार सिर्फ 4 महीने मक्का उगाकर साल भर या उससे भी ज्यादा के लिए पर्याप्त भोजन जुटा सकता था। सिर्फ 4 महीने की मेहनत से साल भर का खाना? ये तो सब कुछ बदल देने वाली बात रही होगी। इस खाली समय और सरप्लस अनाज का फिर क्या हुआ? यहीं से समाज में जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी आनी शुरू होती है। स्थिर और भरोसेमंद भोजन स्रोत से क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। लोग अब शिकारी संग्राहकों की तरह घूम नहीं रहे थे, बल्कि बड़े स्थायी समुदाय बनाकर, लार्ज सेटल कम्युनिटीज बनाकर एक जगह बसने लगे, स्थायी घर बनने लगे। और वो खाली समय, वो जो 8 महीने बचे, उस सरप्लस एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ हुआ? लोग अब नए कौशल, न्यू स्किल्स विकसित करने पर ध्यान दे सकते थे, ऐसे कौशल जो सीधे भोजन उत्पादन से जुड़े नहीं थे। स्रोत 3 मुख्य क्षेत्रों का जिक्र करता है: कला और शिल्प, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, वास्तुकला, आर्किटेक्चर, और सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इन्हें थोड़ा खोलते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मतलब? कारीगर उभरे, जैसे बर्तन बनाने वाले, कपड़ा बुनने वाले, मूर्तिकार वगैरह। हाँ, आर्किटेक्चर मतलब ज्यादा स्थायी और शायद बड़ी इमारतें, हो सकता धार्मिक स्थल। बिल्कुल। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे जैसे समुदाय बड़े हुए और उनके पास सरप्लस अनाज जमा हुआ, तो उसे मैनेज करने, बांटने, लेबर को ऑर्गेनाइज करने और आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए नियमों और व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ी। हाँ, जरूरत तो पड़ती। यहीं से शायद नेतृत्व की भूमिकाएं, लीडरशिप रोल्स और सामाजिक पदानुक्रम, हायरार्कीज उभरे। बड़े समुदायों को चलाने के लिए सिस्टम्स बनने लगे। तो मतलब कृषि ने ना सिर्फ लोगों को बसाया, बल्कि कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स और शायद गवर्नेंस के, शासन के शुरुआती रूपों को भी जन्म दिया। स्रोत यही सीधा संबंध दिखाता है। कृषि से मिले सरप्लस और स्टेबिलिटी ने ही नए कौशलों और सामाजिक व्यवस्थाओं के विकास को संभव बनाया, और इसी विकास का अंतिम परिणाम था जटिल समाजों का उदय, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, जिन्हें हम सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस कहते हैं।
क्या स्रोत बाद की किसी ऐसी सभ्यता का उदाहरण देता है जो इसी कृषि नींव पर बनी हो, बाद में फली फूली हो? हाँ, देता है। जहां कृषि मध्य मेक्सिको में 7000 बीसी के आसपास शुरू हुई, स्रोत बाद में दक्षिण पूर्वी मेक्सिको, साउथ ईस्टर्न मेक्सिको में उभरी ओलमेक सभ्यता का जिक्र करता है। ओलमेक, OLMEC। ओलमेक। ये लगभग 1200 बीसी में विकसित हुई। ओलमेक 1200 बीसी, यानी मक्का के पालतूकरण के करीब 2000 साल बाद, और ये उस जटिल समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका आप जिक्र कर रही थी। बिल्कुल। ओलमेक अपनी विशाल पत्थर की सिर की मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। मैसिव स्टोन हेड स्कल्पचर्स। सोचिए, इतने बड़े बड़े पत्थर तराशना, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसके लिए कितना जबरदस्त सामाजिक संगठन चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कुशल कारीगर चाहिए और श्रम को निर्देशित करने वाले नेता चाहिए। ये सब तभी संभव था जब समाज भोजन की रोजमर्रा की चिंता से काफी हद तक मुक्त हो चुका हो। मक्का ने उन्हें वो स्थिरता दी थी। ये वाकई एक असाधारण सफर है। बेरिंगिया पर मैमथ का पीछा करने वाले अनजान शिकारियों से लेकर जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझते हुए अडैप्ट करने, फिर धीरे धीरे पौधों को पालतू बनाना, मक्का जैसी चमत्कारी फसल उगाना, स्थायी बस्तियां बसाना और अंततः ओलमेक जैसी कॉम्प्लेक्स सभ्यता का निर्माण करने तक, ये पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शन का एक शानदार उदाहरण है। दुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि सभी जरूरी तथ्य याद रहें। हाँ, जरूर। तो दोस्तों, मैकडूगल लिटिल के सेक्शन से हमने क्या सीखा? क्विक रिकैप। पहला, पृष्ठभूमि, आइस एज, लगभग 1.9 मिलियन से 10,000 बीसी, ग्लेशियर बने, समुद्र स्तर गिरा। दूसरा, रास्ता, बेरिंगिया लैंड ब्रिज एशिया और अलास्का के बीच। तीसरा, पहले अमेरिकी साइबेरियाई शिकारी मैमथ का पीछा करते हुए अनजाने में आए, उन्हें पता भी नहीं था कि वो नए कॉन्टिनेंट पर हैं। चौथा, सबूत, क्लोविस पॉइंट्स, न्यू मैक्सिको, 9500 बीसी, लेकिन मीडोक्राफ्ट पेंसिल्वेनिया में प्री क्लोविस सबूत भी मिले जो कहानी को और जटिल बनाते हैं। पांचवां, संकट, क्लाइमेट चेंज, 12,000 10,000 साल पहले बर्फ युग खत्म, बेरिंजिया डूब गया, मैमथ विलुप्त हो गए। छठा, अनुकूलन, छोटे शिकार, खरगोश, हिरन, मछली पकड़ना शुरू किया, नए औजार बनाए, छोटे पॉइंट्स, जाल, कांटे, फंदे। सातवां, क्रांति, कृषि की शुरुआत, मध्य मेक्सिको, 7000 बीसी, शुरुआती फसलें, स्क्वॉश, लौकी, फलियां, एवोकाडो, मिर्च। आठवां, गेम चेंजर, मेज यानी कॉर्न, मक्का, 3400 बीसी, सबसे महत्वपूर्ण फसल बनी, उच्च उत्पादकता, वो 4 महीने की खेती वाला उदाहरण याद रखिए। नौवां, प्रभाव, जनसंख्या बढ़ी, स्थायी समुदाय बसे, नए कौशल विकसित हुए, कला, वास्तुकला, सामाजिक संगठन। और 10वां, परिणाम, जटिल समाजों का उदय, जैसे ओलमेक सभ्यता, दक्षिण पूर्वी मेक्सिको, 1200 बीसी। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा बदलाव या कहें विरोधाभास दिखता है, वो है इंसान का पर्यावरण पर पूरी तरह निर्भर शिकारी से पर्यावरण को आकार देने वाले किसान बनने का सफर। सही कहा। बेरिंगिया पर प्रकृति की दया पर जीने वाले समूह से मक्का उगाकर अपनी नियति पर कुछ हद तक नियंत्रण पाने वाले समाज तक का ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, वो कृषि आधार, खासकर मक्का पर टिका आधार ही वो इंजन बना जिसने बाकी सब कुछ संभव किया। जटिल संस्कृतियां, स्थायी बस्तियां, कला, सामाजिक संगठनें, भोजन प्राप्त करने के तरीके में ये मौलिक बदलाव ही अमेरिका के बाद के इतिहास को समझने की कुंजी है। तो दोस्तों, आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं इस लंबे सफर में। मैमथ के शिकार से लेकर ओलमेक की मूर्तिकला तक, कौन सा तथ्य या मोड़ आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है या सबसे दिलचस्प लगता है? हाँ, नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। और उम्मीद है ये गहरी पड़ताल आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने यूपीएससी की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.